अस्सलाम वालेकुम। दी लर्नर्स ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल दी लर्नर्स एनक्लेव में खुशामदीद। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद नईम अशरफ। आज मैं आपके लिए स्पेलिंग्स के हवाले से कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आया हूं, जो कि यकीनन अगर आप याद कर लेंगे तो आपके स्पेलिंग्स के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि यकीनन आप जान के खुश होंगे। तो ये पहली स्लाइड जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अंग्रेजी जुबान के कुछ अल्फाज के स्पेलिंग्स में बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मौजूद होते हैं, जिन्हें जान लेने के बाद स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स ना सिर्फ कम से कम होती हैं, बल्कि स्पेलिंग्स याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। यानी कि ये जो जो मैं आपके सामने आज कुछ फैक्ट्स पेश करने जा रहा हूं, तो अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपके स्पेलिंग्स के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। और ये इस किस्म के फैक्ट्स हैं कि आपको इनमें बहुत दिलचस्पी महसूस होगी। तो इस फहरिस्त में सबसे पहले हम क्यू वाले अल्फाज देखते हैं। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि अंग्रेजी जुबान के क्यू वाले तमाम अल्फाज के साथ क्यू के फौरन बाद यू का आना जरूरी होता है। यानी क्यू यू इकट्ठे आना एक लाजमी शर्त है। यहाँ पे ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि अंग्रेजी जुबान का, जिस तरह के मैं अर्ज कर रहा था, जब भी क्यू वाला कोई लफ्ज आएगा और वो अंग्रेजी जुबान का होगा, कोई फॉरेन वर्ड भी हो सकते हैं जो दीगर जुबानों से अंग्रेजी में आए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अंग्रेजी अल्फाज की बात कर रहा हूं कि जब भी अंग्रेजी का कोई लफ्ज जिसमें क्यू आएगा तो उसके फौरन बाद यू का आना एक लाजमी शर्त है। आप यूं समझ लें कि क्यू है तो साथ यू भी लाजमी आएगा। क्यू और यू को आप एक यूनिट समझेंगे तो फिर आपको ये स्पेलिंग याद करने में आसानी होगी। क्यू यू के बाद एक वाउल, इसका प्रोनाउंसिएशन सुन लें, जो कि आपको शुरू से ही वावल पढ़ाया जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन वावल नहीं है बल्कि वाउल है, बाउल के वजन पे। बाउल जिसका मतलब प्याला होता है, और बाउल का मतलब बाउलिंग कराना भी है। जिस तरह क्रिकेट में बाउलर हम कहते हैं, बाउलिंग हम कहते हैं, तो ये वही प्रोनाउंसिएशन है, वाउल, बाउल के वजन पे। वावल इसको कभी भी नहीं कहना चाहिए। मैं एक दफा फिर दोहराता हूं कि जब क्यू और यू आता है तो फिर उसके बाद एक और वाउल का आना भी जरूरी है। एक तो ये हो गया वाउल जो कि लाजमी आना ही आना है, लेकिन फिर यू के बाद एक और वाउल भी आएगा तो आपके स्पेलिंग कंप्लीट होंगे। यानी अंग्रेजी में क्यू वाला कोई ऐसा लफ्ज मौजूद नहीं जो क्यू के बाद ये दो शर्तें पूरी ना करता हो। जैसे अब ये मैं कुछ अल्फाज, थोड़े से अल्फाज, बाकी आपको मिसाल के लिए ही ये बताना होता तो आपको समझ आ जाएगी, तो आसानी हो जाएगी। मसलन ये देखें, क्यू है तो क्यू के बाद ये देखें यू आया, यू के बाद फिर एक वाउल आया। यहां तक ये शर्त लाजमी पूरी हो रही है। उसके बाद एक वाउल आता है या दो आते हैं, उसको छोड़ दें, वो बाद की बात है। लेकिन यहां तक आपको ये असूल याद होना चाहिए कि क्यू के बाद यू जरूर आएगा और फिर एक वाउल भी आएगा, तो आगे स्पेलिंग चलेंगे। अब क्वीन के हम बिलफर स्पेलिंग देखते हैं, तो ये देखें क्यू यू, फिर एक वाउल आया और ई एन, क्वीन। और इसी तरह अगर आगे लफ्ज जो है वो नेक्स्ट लिखा हुआ है क्विक, ये देखें क्यू के बाद यू आया, फिर एक वाउल आया और सी के क्विक। नेक्स्ट लफ्ज हम देखते हैं तो वो है क्यू यू। ये देखें क्यू के बाद यू तो आया ही आया, जिस तरह के हमने लाजमी शर्त के तौर पे पढ़ा, और फिर ये देखें एक और वाउल भी आया और फिर टी ई आया तो बन गया क्वाइट। इसी तरह क्वायर है, क्वायर का मतलब है हासिल करना। ये देखें क्यू के बाद यू आया, फिर एक वाउल आया। इसी तरह क्विट है, क्विट का मतलब है बरी करना, छोड़ना। तो ये देखें क्यू के बाद यू आया और फिर एक वाउल आया और फिर टी है, क्विक। इस तरह क्वियर है, क्वियर का मतलब है अजीबोगरीब। ये देखें क्यू के बाद यू लाजमी आया, फिर एक वाउल आया और उसके बाद जो भी आगे तरतीब है स्पेलिंग्स की। इसी तरह क्वेंच है, क्वेंच का मतलब है प्यास बुझाना, कम करना, आग बुझाना। ये देखें क्यू के बाद यू आया, फिर एक वाउल आया और एन सी एच, क्वेंच। इसी तरह सिक्वायर है, सिक्वायर कहते हैं, ये पुराने जमाने में नाइट्स का एक तबका होता था। तो ये देखें क्यू के बाद यू आया, जिस तरह मैंने आपको बताया था, फिर एक वाउल आया। ये छोड़ दें कि वो वाउल कौन सा है, वाउल का होना लाजमी शर्त है, जिस तरह के पीछे भी आप इस तरह स्क्विरल
में जिसको गिलहरी कहते हैं, यही शर्त आप देख सकते हैं। इस तरह स्क्विंट है जिसका मतलब होता है भेंगा, तिरछी आंखों वाला। स्क्विंट का मतलब होता है भेंगा, तिरछी आंखों वाला, या कोई भी ऐसी चीज जो टेढ़ी हो, जो सीधी ना हो, सीधी लाइन में ना हो, ऐसे टेढ़ी हो, उसको भी स्क्विंट कहते हैं। मसलन स्क्विंट ब्रिज भी आपने देखे होंगे, पुलों पर वो टेढ़े बने होते तो उनको स्क्विंट ब्रिज कहा जाता है। तो उसमें भी ये देखें यही शर्त है, यू, क्यू के बाद यू आया और फिर एक वाउल आया। आगे सीक्वल है। सीक्वल एक तरतीब को कहते हैं, यानी कि जो सिलसिलावार तरतीब होती है, जिस तरह किस्तें होती हैं ड्रामों की, तो उनको सीक्वल कहा जाता है। या एक फिल्म बनता है और उस फिल्म के बाद उसी फिल्म के सिलसिले की एक और कड़ी बनती है, उसको भी सीक्वल कहते हैं। जिस तरह हैरी पॉटर सीरीज की मुख्तलिफ चीजें आप देखते हैं, या मिशन इम्पॉसिबल की आप देखते हैं, या फास्ट एंड फ्यूरी एक फिल्म है, बहुत मशहूर फिल्म है, वो आपने अगर देखा होगा तो उसका भी जो बाद में फिल्म्स बने हैं तो वो सीक्वल कहलाते हैं। तो यहाँ भी देखें क्यू के बाद यू है और फिर एक वाउल आया। फिर स्क्वायर है, स्क्वायर कहते हैं चौक को। तो ये देखें क्यू के बाद यू आया और फिर एक वाउल आया। इस तरह स्क्वीज है, स्क्वीज का मतलब है निचोड़ना। ये देखें क्यू के बाद यू लाजमी शर्त के तौर पे आया और फिर एक वाउल आया। इस तरह स्क्वीक है, स्क्वीक है बारीक तिरछी आवाजों से बोलना, ची ची करके बोलना, जिस तरह सुअर बोलते हैं। एक मिसाल मैं दे रहा हूं। तो ये देखें यू आ गया क्यू के बाद और फिर एक वाउल आया, गो के उसके बाद भी एक वाउल है, लेकिन हमारी शर्त यहां तक ही होती है अंग्रेजी। उसके बाद कितने आते हैं, क्या आते हैं, ये बात का मसला है। आगे है सीक्वेन। सीक्वेन सलमा सितारा जो खवातीन अपने लगाती हैं लिबासों पे, दुपट्टों पे, तो ये छोटे छोटे सलमा सितारे से बने होते हैं, बाउल की शक्ल में सितारे होते हैं, तो इनको स्क्विन कहा जाता है। तो ये देखें क्यू के बाद यू तो आया ही आया लाजमी। और ये देखें इस तरह कुनीन है, कुनीन की गोलियां जो हम खाते हैं, ये वही लफ्ज है। ये देखें क्यू के बाद यू आया फिर एक वाउल आया। मैं ये नहीं कह रहा कि आया आया, आय की मैं बात नहीं कर रहा, मैं वाउल की बात कर रहा हूं। इसी तरह क्यू, ये देखें क्यू के बाद यू आया फिर एक वाउल आया, गो के बाद में भी दो वाउल आए, लेकिन हमारी शर्त जो स्पेलिंग की है वो यहीं तक है। उसके बाद क्या आता है, कितना आता है, वो बाद के स्पेलिंग्स का मसला है। तो क्यू यू यू कतार को कहते हैं लिकर, शराब को कहते हैं। इसी तरह ये लिकर है, वो लिकर है लफ्ज, ये लिकर है, ये भी शराब की एक किस्म होती है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं क्यू, उसके बाद एक वाउल, गो के बाद में भी वाउल आया, वो एक अलग मसला है। लेकिन अंग्रेजी जुबान ये कहती है कि उसके बाद सॉरी क्यू के बाद जो है एक क्यू के बाद यू तो लगेगा ही, फिर एक वाउल भी लगेगा। उसके बाद कोई दो वाउल आ जाते हैं, तीन आ जाते हैं, वो बाद की बात है। जिस तरह क्यू में हमने एक मिसाल देखी कि क्यू के बाद यू तो आया ही आया, फिर एक वाउल आया, गो के उसके बाद भी दो वाउल आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्पेलिंग रूल आपको बड़ा दिलचस्प लगा होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब एक ऐसा ही दिलचस्प स्पेलिंग रूल और देखते हैं। अंग्रेजी के तमाम ऐसे सिंगुलर नाउन्स जो सिस पर खत्म होते हों, उनका प्लूरल बनाने के लिए सिस के दरमियान वाले आय को ई में तब्दील कर देते हैं। ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। बड़ा सिंपल सा रूल है कि जितने भी अंग्रेजी के ऐसे लफ्ज जो सिस पर होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, वो सिंगुलर नाउन्स होते हैं। उनको जब भी आपने प्लूरल बनाना होगा तो ई लगाते हैं, लेकिन बोलते हुए दोनों के तलफ़ुज़ फिर अलग अलग हो जाएंगे, जो कि अभी मैं आपको वाजे करूंगा आगे जाके। और तलफ़ुज़ के इसी फर्क से वाजे होगा कि बोलने वाला सिंगुलर नाउन की बात कर रहा है या प्लूरल नाउन की बात कर रहा है। जैसे अब अगली स्लाइड में देखते हैं कि क्या मिसालें हमने दी हैं। ये देखें बेसिस, आपने प्रोनाउंसिएशन पे गौर करना है। बेसिस मैंने कहा है, सिस, और इसका प्लूरल है, ये देखें ई लगा के इसका प्लूरल बन गया, और इसका प्रोनाउंसिएशन है बेसिस। वो बेसिस और ये बेसिस, ये प्लूरल है। और अगर ये प्लूरल जो है अगर किसी फिक्रे का सब्जेक्ट होगा तो फिर जाहिर है वर्ब भी प्लूरल लगेगा, और ये होगा तो फिर जाहिर है वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। इसी तरह क्राइसिस, मैं जोर दे के कह रहा हूं, जरा तवज्जो से सुने, क्राइसिस, और जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो वो है क्राइसिस। तो जब ये सब्जेक्ट के तौर पे होगा तो जाहिर है वर्ब भी प्लूरल आएगा। इसी तरह एनालिसिस, और जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो वो बन जाएगा एनालिसिस। इसी तरह थीसिस, जिस तरह आप थीसिस वगैरह लिखते भी हैं, वैसे थीसिस का मतलब नजरिया होता है। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो वो बन जाएगा थीसिस।
थीसिस नहीं आप कह सकते, सिस सिज। इसी तरह हेप्नोसिस, ये आपको पता है कि हिप्नोटिज्म की एक किस्म होती है, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो वो हेप्नोसिस है, सिस सिज। इसी तरह सिनॉप्सिस, यानी कि छोटे छोटे जो खाके होते हैं या प्रोफाइल बनाना जिसको कहते हैं, वो सिनॉप्सिस कहलाता है, और इसका प्लूरल होता है सिनॉप्सिस, सिस सिज। इसी तरह ओसिस, नखलिस्तान को कहते हैं, और इसका प्लूरल होगा ओसिस, सिस सिज। इसी तरह हाइपोथेसिस, ये मफरूजे को कहते हैं, ऐसा नजरिया जो अभी मफरूजे पर कायम है, और उस मफरूजे को कायम करके फिर हम आगे बात बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आई होप के ये भी स्पेलिंग रूल आपको पसंद आया होगा, मुख्तसर सा है। मैं जब बाहर पढ़ा करता था, वहाँ एक टीचर से मेरी इस मामले में एक छोटी सी बहस भी हो गई थी, बहस जिसको बाकायदा बहस ही कहते हैं। तो वो खातून थी तो मान नहीं रही थी, तो मैंने जब उन पे अच्छा खासा डिस्कशन की, तो फिर उन्होंने जाके इसको बड़ा कंफर्म किया, तो उनको फिर पता चला कि ये तो सही कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे थैंक्स का लेटर भी भेजा था, जो लेटर आज भी मेरे पास मेरे ईमेल में महफूज है, कभी मौका मिला तो मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए अब एक और दिलचस्प स्पेलिंग रूल की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी में एल, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एल, एल नहीं होता। ये देखें मेरी जुबान किस तरह जा रही है, ऊपर तालू की तरफ जा रही है, एल, एल नहीं, एल। तो खत्म एल पर खत्म होने वाले तमाम अल्फाज में मुख्तलिफ फॉर्म्स बनाते हुए, यहाँ फॉर्म की मैं वजाहत करना चाहता हूँ। हमारे तलबा के जहन में ये बात बैठी हुई है कि फॉर्म सिर्फ शायद वर्ब की होती है। फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, हालत, हुलिया। वैसे फॉर्म के और भी बहुत सारे मानी है, लेकिन जहां इस स्लाइड में जो मानी मतलूब है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, शक्ल, हालत, हुलिया, उसकी हैत, उसकी तरतीब। तो फॉर्म का सिर्फ ताल्लुक जो है वो वर्ब से नहीं होता। कोई भी लफ्ज जो है अपनी जब शक्ल तब्दील करता है, वो नाउन है, वो एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब है, वो वर्ब है, वो प्रेपोजिशन है, तो या वो नाउन है, तो उसको हम फॉर्म ही कहते हैं। यानी कि जब मैं कहता हूँ बॉय, तो ये सिंगुलर फॉर्म है और इसका प्लूरल फॉर्म होगा बॉयज। तो देखें मैंने नाउन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया फॉर्म, तो बॉय का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, बॉयज। तो फॉर्म मैंने आपको इस्तेमाल करके दिखाया है कि फॉर्म सिर्फ वर्ब से रिलेट नहीं करती, बल्कि कोई भी लफ्ज जो अपनी शक्ल तब्दील करता है, अपनी हैयत तब्दील करता है, अपनी हालत तब्दील करता है, तो उसको फॉर्म ही कहते हैं, यानी कि उसकी शक्ल। तो फॉर्म के मुतालिक अब आपको क्लियर रहना चाहिए कि ये वर्ब से सिर्फ रिलेट नहीं करते, एल डबल हो जाता है। मैं एक दफा फिर दोहरा दूं कि तमाम ऐसे वर्ड्स अंग्रेजी के, अंग्रेजी से मुराद होता है ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। जब हम अंग्रेजी कहते हैं तो उसका मतलब होता है ब्रिटिश इंग्लिश, ये जहन में रखें। और जब हमने अमेरिकन कहना होता है तो फिर टिपिकली हम कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश के लिए हमें ब्रिटिश इंग्लिश कहने की जरूरत वैसे आमतौर पर नहीं पड़ती, लेकिन वजाहत के लिए हम ब्रिटिश इंग्लिश कह भी सकते हैं, ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को वाजे रहे कि ब्रिटिश इंग्लिश की बात हो रही है अमेरिकन की। लेकिन अगर मैं इंग्लिश कह रहा हूं तो इंग्लिश का, सिर्फ इंग्लिश कहने का मतलब होता है ब्रिटिश इंग्लिश। तो अब भी मैं ब्रिटिश इंग्लिश की बात कर रहा हूं जब मैंने इंग्लिश कहा। तो अंग्रेजी के यानी कि इंग्लिश के लफ्ज जब उनके एंड पे एल आता है तो फिर वो डबल हो जाता है। मसलन ये देखें ट्रैवल, अब इसने एक अपनी शक्ल बदली है, एजेंट नाउन में ये चला गया है, तो ये है, ये देखें ट्रैवलर। अब ये वर्ब तो नहीं है ना, ये एजेंट नाउन है, तो ये देखें डबल एल हो गया ट्रैवलर। ट्रैवलर का मतलब है सफर करने वाला। इसी तरह ये देखें एक, अब उसने चूंकि ये इससे एजेंट नाउन बनाया तो वो ट्रैवलर था, तो ये लेकिन वर्ब भी है, तो ये देखें ट्रैवलिंग। और इसी तरह ट्रैवल्ड, ये देखें डबल एल और ये देखें डबल एल। एक और हम एग्जांपल देखते हैं, लेवल। तो लेवलर, कोई भी ऐसी चीज या बंदा जो लेवल करता होगा, मसलन कोई भी मशीन कह रहे हैं जो जमीन को लेवल करता होगा तो उसको हम लेवलर कहेंगे। कोई ऐसा बंदा जो जमीन को लेवल कर रहा तो उसको भी हम लेवलर कहेंगे। कोई आला जिसके जरिए से जमीन को या किसी जगह को हम वार किया जा सकता है, किसी भी एरिया को, तो उसको हम लेवलर कहेंगे। इसको एजेंट नाउन कहते हैं, तो ये भी एक फॉर्म है। तो ये देखें डबल एल हो गया, और आगे वर्ब की इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल है लेवलिंग, और इसी तरह लेवल्ड आप देख रहे हैं कि डबल एल है। ताहम अमेरिकन इंग्लिश,
ابھی چونکہ اسی لیے میں پیچھے برٹش انگلش کی خاص طور پہ وضاحت کی تھی کہ آپ کو یہ واضح رہے کہ یہ جو میں اسپیلنگ رول آپ کو ایل کا بتا رہا ہوں یہ انگلش میں ہے، یعنی کہ یہ برٹش انگلش میں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا، اس کو اگر ہم اس کا تجزیہ کرتے تو ہمیں ساتھ ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ امریکن میں اصول نہیں ہے، تاہم میں اس کے لیے الگ سے آپ کو بتا بھی رہا ہوں۔ امریکن انگلش میں ایل کبھی ڈبل نہیں ہوتا، وہی رول جو ابھی ہم نے انگریزی میں پڑھا ہے، یعنی کہ برٹش انگریزی میں پڑھا ہے، جب ہم امریکن انگریزی کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ ڈبل نہیں ہوتا۔ وہی سیم مثال میں آپ کے لیے لے کے آئیں، یہ دیکھیں ٹریول، اور جب ہم نے اس کے ٹریولر بنایا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ڈبل تھا، یہ برٹش انگلش ہے، اور یہ امریکن انگریزی ہے، تو یہاں پہ یہ ڈبل نہیں ہوا بلکہ سنگولر ہی رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے۔ اور اسی طرح ٹریولنگ، اور اسی طرح ٹریولڈ، اور پھر لیول، وہی لفظ میں دوبارہ لے کے آئیں، یہ دیکھیں لیولر ڈبل نہیں ہوا امریکن انگریزی میں، اور اسی طرح لیولنگ اور لیولڈ یہاں بھی ڈبل نہیں ہوا، تو امریکن انگریزی میں یہ ڈبل نہیں ہوا کرتے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ امریکن ادب میڈیا، کمپیوٹر اور معاشیات کے زور کی وجہ سے، یعنی کہ اب چونکہ گلوبل میڈیا ہے، ہم ٹی وی پر بھی امریکن موویز دیکھتے ہیں، سینماز میں بھی امریکن ہالی ووڈ کی موویز آتی ہیں، پھر آج کل بہت سے بچے بزنس بھی پڑھتے ہیں تو بزنس کی لینگویج اور کمپیوٹر کی لینگویج اور معاشیات وغیرہ کی لینگویج، اس کے علاوہ میڈیا مطلب CNN ہم دیکھتے ہیں، HBO ہم دیکھتے ہیں، فلم کا میں نے پہلے ہی آپ کو ذکر کر دیا، وہ بھی ظاہر ہے ایک میڈیم ہے، ایک میڈیا ہے۔ تو چونکہ وہ زیادہ تر امریکن چیزیں ہیں، برٹش بہت کم ہوتی ہیں، تو وہ امریکن چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ ساری چیزیں مکس ہوئی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ برٹش انگلش پر چلتا ہے، تو آپ نے جب بھی کبھی کچھ لکھنا ہوتا ہے تو وہ آپ برٹش انگلش میں لکھتے ہیں، امریکن انگریزی میں نہیں لکھتے۔ ہمارا نظام تعلیم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ویسے آپ اپنی پرسنل رائٹنگ، یعنی کہ آپ کو ڈائری لکھ رہے ہیں، آپ کوئی کالم لکھ رہے ہیں، آپ کوئی اس طرح کی اور چیز لکھ رہے ہیں، کوئی شارٹ سٹوری لکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ امریکن لینا چاہیں یا برٹش، لیکن ہمارا ایگزامینیشن سسٹم جو ہے وہ ابھی تک بھی برٹش انگلش کو فالو کرتا ہے۔ لہٰذا آپ کو سپیلنگ لکھتے ہوئے یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو برٹش انگریزی لکھنی ہے۔ لائک آپ کہیں پہ لیول اگر لکھ رہے ہیں اور اس کی کوئی فارم آپ نے چینج کرنی ہے تو آپ یہ لکھیں گے تو آپ کا ایگزامینر موسٹ پروبیبلی وہ اگر چھوڑ دے، اس بات کو اگنور کر دے، تو وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن بینگ ٹیچر صحیح بات بتانا میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، تو تمام بڑے بڑے ایگزامینیشن اس میں یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے برٹش سپیلنگز اور برٹش انگریزی اور اسی کے رولز کو فالو کرنا، جو باقی رولز بھی ہیں گرامر وغیرہ کے۔ تو یہی بات یہاں میں نے ذرا لکھ کے کی، امریکن انگریزی کو ہمارے ہاں بہت زیادہ دخل ہے۔ دخل سے مراد کہ اس کا انفلکس بہت زیادہ، جو پیچھے میں نے بات کی، فلم ہے، میڈیا ہے، دیگر چیزیں ہیں، بچے باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، طالب علم وہ جب لکھتے ہیں اخباروں وغیرہ میں تو ان کی انگریزی جو ہے وہ موسٹلی انفلوئنسڈ ہوتی ہے امریکن انگریزی سے، تو وہاں چل جاتا ہے۔ ایگزامینیشن سسٹم کی میں صرف بات کر رہا ہوں، تو جس کی وجہ سے عام اساتذہ کی میں بات کر رہا ہوں، جو واقعی پڑھے لکھے اساتذہ ہیں وہ جانتے ہیں یہ چیز اور وہ اپنے بچوں کو بتاتے بھی ہیں، اور طلبہ کنفیوز رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمارا نظام تعلیم انگریزی ہے، یعنی کہ برٹش انگریزی، جس کی ابھی میں پیچھے وضاحت کر رہا تھا، برٹش انگلش پر مبنی ہے، لہٰذا ایگزام میں برٹش انگلش ہی لکھنی چاہیے۔ دیکھیں یہ اساتذہ کی بھی ڈیوٹی ہے، یعنی کہ استادوں کی، اساتذہ استاد کی جمع، استادوں کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بچوں کو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو، جو دو میجر کلاسز ہیں انگریزی کی، دو میجر کلاسز، ایک برٹش انگلش ہوتی ہے جس کو صرف انگریزی بھی کہا جا سکتا ہے، اور ایک امریکن انگریزی ہے، ان دونوں کا فرق بتانا بہت ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ سارا کچھ مکس کر کے پھر بچے لکھنے لگتے ہیں، چونکہ انہوں نے ادھر ادھر پڑھا ہوتا ہے، اب انہوں نے سپیلنگ پڑھے ہوتے ہیں بالفرض FOTO فوٹو، یہ جو فوٹو کے سپیلنگ ہیں یہ امریکن ہیں، جو ہمارے یعنی کہ جو برٹش انگریزی کے سپیلنگ ہے وہ ہے PHOTO۔ تو آپ کو امتحان میں PHOTO لکھنا، تو میں ایک اور مطلب ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، تو یہ اساتذہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان چیزوں پر نظر رکھیں، اور ٹیچرز جو ہیں وہ آگے بچوں کو بھی بتائیں، وہ ان کو ہمارے ایگزامینیشن سسٹم کا بھی بتائیں، تاکہ بچوں کو یہ رہنمائی ملتی رہے۔ اب بچے اسی کنفیوژن میں جو ہے وہ ایک سپیلنگ وہاں لکھ دیتے ہیں، ایک سپیلنگ برٹش کا لکھ دیتے ہیں، یا جو باقی گرامر کے اصول ہیں، ظاہر ہے دونوں زبانوں میں فرق ہے تھوڑا بہت، تو وہ مکس کر کے جب لکھتے ہیں تو پھر ایگزامینر اس کو مائنڈ کرتے ہیں،
میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ایگزامینر اس کو اگنور کر دے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اگر کوئی ایگزامینر بہت اسٹرکٹ ہو اور وہ فارمیلٹیز کو پورا کرتا ہو تو وہ پھر اس کو سپیئر نہیں کرے گا. تو ہمیں بہتر ہے کہ ہم احتیاط ہی کریں، ہم رسک کیوں لیں؟ جب ایک چیز ہم کر سکتے ہیں اپنے اختیار سے تو پھر ہم اس کا رسک کیوں لیں؟ تو آئی ہوپ کہ آپ نے یہ جو چھوٹے سے چند ایک ٹپس تھے اسپیلنگز کے حوالے سے وہ انجوائے کیے ہوں گے. یہ صرف ایک ویڈیو ہے، اسی اسپیلنگز کے حوالے سے انشاءاللہ اور ویڈیوز بھی میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا. تو آپ انتظار کیجئے. دی لرنرز انکلیو کو آپ سبسکرائب کیجئے، اس کے ویڈیوز جو ہیں وہ لائک بھی کیا کیجئے، نیچے کامنٹس بھی دیا کیجئے، اور آپ کو اپنے دوستوں سے بھی یہ شیئر کرنے چاہیے. آپ شیئر کیا کریں، مجھے خوشی ہوگی آپ شیئر کریں، کامنٹس آئیں، اور کچھ جو ہے وہ چینل بھی فلورش کرے. چینل فلورش کرے گا تو میں اور بھی کام آپ کے لیے لے کے آؤں گا، نہیں کرے گا وہ ڈیڈ ہو جائے گا تو پھر مجھے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ظاہر ہے کام بندہ کسی مقصد کے لیے کر رہا ہوتا تو میری اگر یہ چیز آگے بڑھتی ہے تو پھر میں لے کے آؤں گا. تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے. تو میں اب دی لرنرز انکلیو اسٹوڈیو جو کہ میرا چینل بھی ہے دی لرنرز آن لائن اکیڈمی کا، اس کی طرف سے آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. خوش رہیے اور آئندہ ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے. اللہ حافظ.